Hi everyone, I am Simran Lamba. Welcome to Class of Itihas. पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द प्री कॉलोनियल पीरियड एंशिएंट. आज हम पढ़ेंगे मिडीवल के बारे में. पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन है, कॉलोनियल परसेप्शन, क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल अप्रोच, फिर मेजर ट्रेंड्स आ जाएंगे आपकी नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. मार्क्सिस्ट का क्रिटिक भी आ जाएगा, रिविजनिस्ट आ जाएंगे, न्यू ट्रेंड्स आ जाएंगे. So, as usual, we will begin with the exercises. एक बार हम रीड कर लेते हैं so that we know कि हमें किस डायरेक्शन में इस चैप्टर को पढ़ना है. First is discuss major approaches to study the medieval Indian economy. Discuss Marxist approach to study the medieval Indian economy. Provide a critique of the Marxist approach. Examine the new emerging trends to study medieval Indian economy. Give a brief account of revisionist approach to studying the pre-colonial economy. Let's begin. जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो एक बहुत ही नया फील्ड ऑफ स्टडी है. हमारी प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने आज तक इसको इस सीरियसनेस के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि इस फील्ड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. 1950s तक ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह नहीं उभर के आता था और ये इकोनॉमिस्ट्स की मोनोपोली की तरह ही हम इसको देखते थे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट्स को इकोनॉमी के बारे में पता है तो वो ही इस फील्ड को एक्सप्लोर करते थे. एंड अगर प्रोफेशनल हिस्टोरियंस या फिर ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो पॉलिटिकल और डायनास्टिक चेंजेस जो थे उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहता था हमारी स्टडी. लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और 1960s में आके सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हुई थी इकोनॉमी के ऊपर. इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसकी स्टडी शुरू हो गई थी 1960s में. और फर्स्ट ऐसा नोटेबल वर्क इरफान हबीब का हमारे पास अवेलेबल है. ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता था कि हाँ, ये तो बताते थे कि मटेरियल फाउंडेशन क्या है सोसाइटी का, या फिर सोसाइटी प्रोड्यूस कैसे करती है, सोसाइटी की एबिलिटी कितनी है प्रोड्यूस करने की, कितना कंज्यूम करती है, कैसे करती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है अपने रिसोर्सेज को, एसेट्स को, और इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से लोगों के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, एसिमेट्रिकल रिलेशंस के बारे में स्टडी भी हुआ है. लेकिन एक ऑटोनोमस ऑब्जेक्टिव जो है हिस्टोरिकल एनालिसिस का, वो कभी इकोनॉमिक हिस्ट्री आज तक बना नहीं था. इनफैक्ट 1960s तक बना नहीं था. तो लेट्स बिगिन विद कॉलोनियल परसेप्शन. फर्स्ट ऐसा काम जो नोटेबल वर्क है वो था W.H. मोरलैंड का. इनकी 3 बुक्स हैं. इंडिया एंड डेथ ऑफ अकबर, एन इकोनॉमिक स्टडी 1920 में लिखी. फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, अ स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में, और एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया 1929 में. इन तीनों बुक्स में उन्होंने ये कोशिश करी है कि कनेक्टेड अकाउंट देते कि इकोनॉमिक मूवमेंट्स जो कि इंडिया में जिनकी वजह से इंडिया पे फ़र्क पड़ा दिल्ली सल्तनत में और मुग़ल के टाइम पे, उस टाइम में कैसे कैसे इकोनॉमिक मूवमेंट्स हुए थे और इंडिया पे क्या असर पड़ा. W.H. मोरलैंड की बुक में ये है. और क्योंकि ये जो प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम मिडीवल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल परसेप्शन के थ्रू. कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने इसको लिखना शुरू किया था. तो हमें इसके अंदर एक कॉलोनियल मोटिव ऑफ इम्पीरियलिस्ट जो उनका मोटिव था, अपने आप को बेटर एंड सुपीरियर टू एवरीबडी ऐसा दिखाने का जो मोटिव था, ये दिखाई देता है. वो मोरलैंड के काम में भी दिखता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री का जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोग इनकम कैसे स्पेंड करते थे, उनके सोर्सेज क्या थे इनकम के, कहाँ से वो इनकम डिराइव करते थे. उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में, इंडियन इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी इसके बारे में, और मार्केट एजेंसीज़ की एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ती है यूरोपियन कॉमर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से, उन्होंने ये बताया. तो 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए थे तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से कैसे एफिशिएंसी बढ़ती है मार्केट एजेंसीज़ की, ये W.H. मोरलैंड ने बताया, क्योंकि वो खुद ही एक कॉलोनियल हिस्टोरियन थे. मोरलैंड ने इस बात पे एम्फसाइज़ किया कि जो इकोनॉमिक पैरासिटिज्म है वो बहुत ही इंटेंसिफाइड था प्री कॉलोनियल टाइम में. ये पैरासिटिज्म का क्या मतलब है कि
जो राजे महाराजे थे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा था कॉमन मैन की प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब कि वो प्रोड्यूसर के ऊपर अपना जो वेल्थ एक्यूमुलेशन था उसकी प्रोडक्ट के अंदर से शेयर वो इतना ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे ताकि वो अपनी जो लग्जरी है और जो डिस्प्ले है उसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते थे। यहाँ पे लिखा है कि दिस वॉज बिकॉज ऑफ द stranglehold exercised by a ruling class accustomed to extremes of luxury and display। ये वही बात है कि राजे महाराजे इतना ज़्यादा एक कॉमन आदमी को चूस लेते थे थ्रू टैक्सेस एंड थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कि वो उनकी लग्जूरियस लाइफ को सपोर्ट करता था। और इसी एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को इन्होंने पैरासिटिज्म की नाम से रेफ़र किया। और ये पैरासिटिज्म जो ये मोरलैंड रेफ़र करते हैं, ये कहते हैं कि इस पैरासिटिज्म ने इकोनॉमिक या फिर प्रोडक्टिव एनर्जीज जो थी एक कॉमन आदमी की, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो ये थी हमारी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें मिडीवल इकोनॉमी को एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी की तरह पोर्ट्रे किया है, जिसमें रूलिंग क्लास को पैरासाइट की तरह पोर्ट्रे किया है और जिसमें कॉमन मैन को एक्सप्लॉइटेड आदमी की तरह पोर्ट्रे किया गया है। और ये बताया गया है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही यहाँ पे एफिशिएंसी हुई मार्केट एजेंसीज़ की। इसके क्रिटिसिज्म में 1960s में इरफान हबीब ने अपना एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया और पोटेंशियलिटीज़ ऑफ कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया के अंदर पाथ ब्रेकिंग काम किया। उन्होंने क्या किया कि मोरलैंड व्यूज़ के जो व्यूज़ थे उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये जो बैकवर्डनेस ऑफ मिडीवल इंडियन इकोनॉमी है जो मोरलैंड कह रहे हैं, ये टेनेबल है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए जिसके बेसिस पे इरफान हबीब ये कह सकते हैं। पहली बात कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि लैंड है, लैंड के अंदर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वो लैंड को बेचा खरीदा भी जा सकता था। तीसरी चीज़, जो स्टेट का प्रोड्यूस के अंदर शेयर में हक होता है वो एग्जिस्ट करता था। चौथी, टेनेंट्स की ऑक्यूपेंसी भी थी और उनके राइट्स थे। फिर धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि जो मिडीवल इंडियन इकोनॉमी है वो एक्सपैंड हो गई थी, वो एक इंटीग्रेटेड मनी इकोनॉमी भी थी। और उस मनी इकोनॉमी को कौन सर्विस करता था? ट्रेडर बैंकर्स सर्विस करते थे, अपने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स के थ्रू सर्विस करते थे, जैसे कि हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हुंडी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। और ये जो था ये मैच करता था सिटी लाइफ के एक्सपेंशन के साथ, क्योंकि अगर एक इकोनॉमी वाइब्रेंट है और किसी जगह पे मनी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है, स्टेट भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करता होगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमी बनता है जिससे सिटी लाइफ इन्हांस होगी ही होगी। और दिस सिटी लाइफ वो सपोर्टेड बाय ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ स्पेशलिस्ट आर्टिजन्स जो कि वर्कशॉप्स में ऑर्गेनाइज्ड थे। इनके अपने अपने गिल्ड्स भी होते थे, ये कोट के लिए प्रोड्यूस करते थे, यूरोपियन कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते थे। तो लग्जरी आइटम्स तो एक्सपोर्ट करते ही थे, लेकिन इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी था, फूड ग्रेन्स भी था। फॉर एग्जांपल राइस जो है वो मालाबार और बंगाल कोस्ट से और फॉरेन कंट्रीज़ को जाता था, और आज की डेट में भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जैसे कि हम बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं और कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। सो 1960s ऑनवर्ड्स जो राइटिंग्स थी मिडीवल इंडियन इकोनॉमी की, इन्होंने कंफर्म कर दिया था कुछ फीचर्स के एक कंसेंसस पे हम आ गए थे। मतलब कि जो वर्ल्ड ओवर स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री को स्टडी किया, कुछ बेसिक पॉइंट्स के कंसेंसस पे आ गए थे, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ, मिडीवल इकोनॉमी में सब्सटैंशियल ग्रोथ थी। इट वाज नॉट अ बैकवर्ड इकोनॉमी, इट वाज नॉट अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो देर आर 7 पॉइंट्स जो यहाँ पे गिवन है, जिसके बेसिस पे वी प्लेस द फैक्ट दैट मिडीवल इंडिया वाज नॉट स्टैग्नेंट। तो फर्स्ट है, एक हाई डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, सो दैट जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो मार्केट में अपना शेयर दे दें और
कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पे कोस्ट से ट्रेडिंग होती थी। कोस्ट मार्केट्स जो थी वो कोस्ट में भी एग्जिस्ट करती थी और इनर रीजन्स में भी एग्जिस्ट करती थी, मतलब हिंटरलैंड में भी एग्जिस्ट करती थी। तो कमर्शलाइजेशन का जो डिग्री था वो बहुत हाई था। सेकंड कि एक ट्राई मेटालिक मॉनेटरी सिस्टम था जिसकी बैकिंग नेशन वाइड नेटवर्क करता था। जैसे कि हमने ऊपर हुंडी सिस्टम पढ़ा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ा, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इस मॉनेटरी सिस्टम को बैकिंग देते थे। तीसरा है कि प्राइमेट सिटीज़ बहुत सारी थी और उनका एक इंटरवोवन नेटवर्क ऑफ सप्लाई लाइन था जो कि सिटी से कनेक्टेड था। ये प्राइमेट सिटीज़ अपना प्रोड्यूस का सप्लाई सिटीज़ को देती थी। जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि जो सिटी लाइफ है उसको सपोर्ट कौन करती थी, वो एक ऐसी पॉपुलेशन करती थी जो स्पेशलिस्ट आर्टिजन्स की है, या फिर ऐसे लोग जो वीवर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है लैंड टेन्योर का। एक लैंड टेन्योर का सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था जो कि प्राइवेट ओनरशिप पे बेस्ड था, और यहाँ पे एक ब्रिस्क मार्केट भी थी लैंड में, और लैंड के ऊपर राइट भी एग्जिस्ट करता था। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स जैसा बोलते थे कि हमारे आने से पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट तक एग्जिस्ट नहीं करता था, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। शायद उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, एंड उनके अपने पर्पस था, उनका इम्पीरियलिस्टिक और कॉलोनियलिस्टिक माइंडसेट था, इसलिए उन्होंने मिडीवल इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड बताया। बट हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती थी, उसकी ट्रेडिंग भी एग्जिस्ट करती थी, और लैंड के ऊपर राइट्स भी एग्जिस्ट करते थे। द फिफ्थ पॉइंट इज़ हाई लेबर टू लैंड रेशियो। और ये जो लैंड कम और लेबर ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल होगा। जैसे आज की डेट में भी हम गंगा एलुवियल प्लेन पे देखते हैं कि ज़्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड। और इस पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी यही लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कल्टिवेशन इन लैंड्स ऑफ हाई इंट्रिंसिक फर्टिलिटी विच मेड पॉसिबल हाई यील्ड्स पर एकड़। सिक्स्थ पॉइंट है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसमें जो एलीट है वो एक कैश वैलोराइज्ड प्री बेंडलाइज्ड होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता था। प्री बेंडलिज्म एक ऐसी चीज़ होती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पे कोई एक ग्रुप है वो आपको मनी देता है, और वो जो मनी है वो एक पॉलिटिकल पर्सन, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है, वो मनी के बदले अपने सपोर्टर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्री बेंडलाइज्ड होल्डिंग्स हैं ये मनी लेंडर्स होल्ड करते थे, ये रूरल बैंकर्स होल्ड करते थे, और इस होल्डिंग से जो मनी की फार्मिंग होती थी, जो पैसा कलेक्ट होता था, ये एलीट को जाकर पैसा दे देते थे। और ये ही एक पॉलिटिकल सिस्टम का टाइप आप कह सकते हैं मिडीवल इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला। सेवन्थ पॉइंट में ये बोलता है कि एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी थी मर्चेंट्स की, जिनकी एक डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ ट्रेडिंग होती थी, डबल एंट्री मनी वेंचर होता था, लोकल इकोनॉमीज़ के साथ वो वेल कनेक्टेड होते थे, और वो स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज़ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के साथ भी कनेक्टेड थे। सो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हम ये नहीं कह सकते कि मिडीवल इंडिया जो था एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाला पीरियड था। सो दिस वाज द क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल अप्रोच, एंड कल हम करेंगे मेजर ट्रेंड्स के बारे में, जिसमें आपका नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आ जाएगा और उसका क्रिटिक आ जाएगा, एंड देन वी विल शिफ्ट टू रिविजनिस्ट्स एंड आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।